टू आवर मैराथन। चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चंस कंटिन्यू। तो मैराथन में बने रहें। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेक्निक जनरली प्रिफर्ड फॉर कंटूरिंग रफ काउंटरिंग वेयर ऑर्डनरी लेबलिंग टेडियस चैन स्लो एंड इनएक्यूरेट कह रहा है। आई मीन कह रहा है ना कि आइडेंटिफाई द टेक्निक जनरली प्रिफर्ड कंटूरिंग रफ काउंटर वेयर द ऑर्डनरी लेवलिंग जो बोल रहा है, ऑर्डनरी लेवलिंग टेडियस में थकाऊ है, टेडियस में थकाऊ होता है, चैनिंग स्लो भी है और इरेगुलेट भी है, इनएक्यूरेट भी है। तो इस कंडीशन में टिचियोमेट्री सर्वे कहेंगे। कहने का मतलब है कंटूरिंग रफ काउंट्री ऑर्डनरी लेवलिंग ऑर्डनरी टेडियस है, टेडियस मैंने मतलब थोड़ा सा थकाऊ है, स्लो है और इनएक्यूरेट है, तो उसको टिचियोमेट्रिक सर्वे कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द पॉइंट जस्ट वर्टिकल बिलो द ऑब्जर्वर्स, माने जो ऑब्जर्वर्स को जस्ट बिलो पोजीशन से सेलेटाइल स्फीयर इज कॉल्ड, तो उसको हम नादिर बोलते हैं। द पॉइंट जस्ट वर्टिकल बिलो द ऑब्जर्वर्स, जो ऑब्जर्वर्स को जस्ट बिलो पोजीशन इन सेलेटाइल स्फीयर इज कॉल्ड नादिर। कहने का मतलब ऑब्जर्वर के जस्ट बिलो कह रहा है, बिलो द ऑब्जर्वर्स पोजीशन सेलेटाइल स्फीयर इज कॉल्ड नादिर, उसे नादिर कहेंगे। ओके, तो वही नादिर पॉल एगो जेनिथ हो जाता है नादिर। द इमेजिनरी पॉइंट बीच अपेयर्स इंटरसेक्स डाउनवर्ड इन द सेलेटाइल स्फीयर इज नोन एज नादिर। कहने का इमेजिनरी पॉइंट एट बीच अपेयर्स इंटरसेक्ट डाउनवर्ड बोल रहा है, डाउनवर्ड सेलेटाइल स्फीयर इज नोन एज नादिर, मैंने डाउनवर्ड बोल रहा है। द इमेजिनरी पॉइंट अपेयर्स इंटरसेक्ट डाउनवर्ड द सेलेटाइल स्फीयर इज नोन एज नादिर, मैंने बिलो कहेगा ना, डाउनवर्ड कहेगा तो नादिर होगा। और जेनिथ हो रहा है तो जेनिथ बोल रहा है ना कि अ प्लम्ब अप लाइन थ्रो ऑब्जर्वर इज एक्सटेंडेड अपवर्ड इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट के अपवर्ड बोलेगा तो जेनिथ होगा और डाउनवर्ड बोलेगा तो नादिर हो जाएगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि द रेडियस ऑफसेट एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बिगिनिंग सर्कुलर कर्व्स रेडियस आर इज गिवन बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर हो जाता है। कहने का मतलब रेडियस ऑफसेट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बिगिनिंग सर्कुलर कर्व रेडियस आर, सर्कुलर जो कर्व होता है सो रेडियस आर गिवन बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में आर हो जाता है। तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माने कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में आर, ये हो जाता है। और स्क्वायर में सिर्फ होता है एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों रूट में होता है, माइनस में आर हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजरिंग द प्लेन एरिया इज नोन एज प्लेनीमीटर, जो प्लेन एरिया को मेजर करता है ना उसे हम प्लानीमीटर कहते हैं, जो प्लेन एरिया को मेजर करता है उसे हम प्लानीमीटर कहते हैं। ओके, का ट्रेंगुलेशन ऑफ द वेस्ट शेप ऑफ द ट्रेंगल, माने ट्रेंगुलेशन जो होता है ना उसका वेस्ट शेप बोल रहा है, ट्रेंगुलेशन इच ट्रेंगल वेस्ट द एंगल इक्वल टू, तो वेस्ट से बोला ट्रेंगल का वेस्ट शेप ना, तो आइसोसेलस 56 डिग्री 14 मिनट, 56 डिग्री 14 मिनट बेस्ट शेप ऑफ ट्रेंगल बोल रहा है। तो आइसोसेलस 56 डिग्री, आंख बंद कीजिए, 56 डिग्री 14 मिनट होता है। ओके, आगे तरह द ब्लैक कलर सॉइल्स विच स्टिकी एंड हाईली प्लास्टिक, तो गुम्बो सॉइल जो होता है ना वो प्लास्टिक हो जाता है, हाईली प्लास्टिक वाला होता है। ओके, अब कह रहा है कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द सैंड एक्सपेंड बाय द अप्लाइंग द शेयरिंग लोड कॉल्ड, तो उसको डिटेंसी बोलते हैं, डिलेटेंसी बोलते हैं। कह रहा है ना व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द सैंड, सैंड का क्या टेंडेंसी होगा, टेंडेंसी ऑफ द सैंड टू एक्सपेंड बाय अप्लाइंग शेयरिंग लोड इज कॉल्ड। कहने का मतलब है व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द सैंड, सैंड का टेंडेंसी क्या होता है, टू एक्सपेंड बाय अप्लाइंग शेयरिंग लोड, शेयरिंग लोड टेंडेंसी ऑफ द सैंड पूछ रहा है, क्या टेंडेंसी होगा सैंड का, एक्सपेंड बाय द अप्लाइंग शेयरिंग लोड, शेयरिंग लोड होगा तो टेंडेंसी ऑफ सैंड का जब शेयरिंग लोड अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में डिलीटेंसी कहते हैं। अगर व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द सैंड, वही चीज़ है एक्सपेंड बाय द अप्लाइंग शेयरिंग लोड, सैंड का टेंडेंसी कब होगा, जब शेयरिंग लोड अप्लाई होगा, तो शेयरिंग लोड अप्लाई होगा तो सैंड का टेंडेंसी क्या होगा, तो उसको डिलीटेंसी बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आईडी जिसको डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, इसका फार्मूला दिया हुआ है, आप कंफर्म कीजिए। ई मैक्सिमम फार्मूला होता है, ई मैक्सिमम ऊपर नीचे दोनों में ई मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम माइनस ई बटा में ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ये हो जाता है आईडी। तो वही रिलेटिव डेंसिटी आईडी को बोलते हैं या डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, उसी का नाम है डेंसिटी इंडेक्स, उसी को नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इसका फार्मूला तो देख लिए, अब इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द कंपैक्टनेस ऑफ द कोहेजन लेस सॉइल। कहने का मतलब है क्या मेजर करता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या मेजर करता है, तो मेजर करता है कंपैक्टनेस ऑफ द कोहेजन लेस सॉइल, जो कंपैक्ट करते हैं ना हम, तो जो है ना डेंसिटी इंडेक्स या तो रिलेटिव डेंसिटी,
तो कम्पैक्टनेस जो होता है ना, कम्पैक्ट करते हैं तो कम्पैक्टनेस ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल ये निकालता है आपको, कम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल को निकालता है रिलेटिव डेंसिटी। ओके, आगे देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, उसका मतलब दिया हुआ है मटेरियल्स वो इसी वेरीज लिनियरली द वॉइड रेशियो। कहने का मतलब एक पॉइंट है कि रिलेटिव डेंसिटी वेरीज इन्वर्सली टू द वॉइड रेशियो। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना आपको, रिलेटिव डेंसिटी वॉइड रेशियो का इन्वर्सली होता है। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है इन्वर्सली टू द वॉइड रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी जो रिलेटिव ना होता है, कोई भी रिलेटिव डेंसिटी होता है, कोई चीज़ का रिलेटिव डेंसिटी वो होता है ना इन्वर्सली टू द वॉइड रेशियो। तो रिलेटिव डेंसिटी वेरीज इन्वर्सली टू द वॉइड रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना, ये सब नहीं, रिलेटिव डेंसिटी आईडी जो होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी वो कह रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी आईडी वो वॉइड रेशियो का इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो बता रहा है। और रिलेटिव डेंसिटी देखिए वैल्यू दे रहेगा और पूछेगा कैसा सॉइल है, तो 0 से स्टार्ट होता है। डेंसिटी में डी आ रहा था 15, सब 5-5 वाले ही आएगा इसमें, 15, 35, 65 इस तरह से आएगा। देखिए ध्यान लगाइए, जो मतलब कहने का मतलब है ना कि अगर बाई द वे आपको रिलेटिव डेंसिटी बोला था डी जैसा सब आएगा, तो 0 से 15 होगा, 15 से 35 होगा, 35 से 65 होगा, 65 से 85 होगा, 85 से 100 होगा। आंख बंद करके रिपीट कीजिए फिर से, 0 से 15 नज़र आना चाहिए, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100। अब उसका प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन या प्रॉपर्टी कैसा होगा, इतना मतलब डाटा रहेगा तो प्रॉपर्टी होगा। पहले वेरी लो से याद कीजिए डायरेक्टली, वेरी लो, फिर लो, फिर मीडियम, फिर डेंस, फिर वेरी डेंस। ओके, तो पहले होता है वेरी लो, पहले सबसे पहले क्या चीज़ होता है वेरी लो, पहले होता है वेरी लो, कुछ होता है वेरी लो होता है, वेरी लो होता है, तब लो होता है वेरी लो, लो मीडियम डेंस वेरी डेंस। कन्फर्म हुआ, पहले वेरी लो तो फिर लो तो फिर मीडियम फिर डेंस तो वेरी डेंस, इस तरह से होगा। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ऑन द सेम सॉइल सैंपल व्हेन द सेम सॉइल सैंपल बोथ स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड प्रोटोटाइप्स कंपैक्शन टेस्ट, माने स्टैंडर्ड भी और मॉडिफाइड प्रोटोटाइप टेस्ट आर कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी में कह रहा है कि दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, कौन, स्टैंडर्ड को और मॉडिफाई को। द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर मॉडिफाइड टेस्ट कंपैक्टेड टू दोज स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट विल बी रिस्पेक्टली। कहने का मतलब है, दूसरा पॉइंट कह रहा है वहाँ से पढ़िए फिर से, द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर मॉडिफाइड टेस्ट कंपेयर्ड दोज स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट विल बी रिस्पेक्टली क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज। जहाँ भी स्टैंडर्ड मॉडिफाइड की बात करेगा डिक्रीज और इंक्रीज। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग अजम्पशन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कुलम्स वेज थ्योरी, मैंने कुलम्स वेज वो थ्योरी पढ़े होंगे उसके हिसाब से कौन मतलब इसमें गलत है वो कह रहा है। तो आपको पता है कि कोहेसिव कभी नहीं हो सकता है, कुलम्स कभी कोहेसिव नहीं होता है। तो बैकफिल इज कोहेसिव ये गलत है, बाकी सब सही है। बैकफिल इज ड्राई, हाँ कुलम्स जो होता है ना उसका बैकफिल ड्राई होता है, आप जानते हैं। बैकफिल आइडेंटिफाई प्लास्टिक मटेरियल, हाँ ड्राई होगा तो प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है। तो वही कह रहा है ना कि बैकफिल इज ड्राई, मैंने कुलम्स जो थ्योरी है उसका बैकफिल क्या होता है, तो ड्राई होता है बैकफिल और प्लास्टिक मटेरियल होता है उसका बैकफिल इज ड्राई, कुलम्स का बैकफिल इज प्लास्टिक। फिर कह रहा है बैकफिल इज होमोजीनियस, हाँ तो होमोजीनियस भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है अजम्पशन ऑफ द कुलम्स थ्योरी, तो पहला कहेगा ना कि बैकफिल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। कहने का कुलम्स जो है अपना कुलम्स जो था ना, तो कुलम्स कहने का मतलब है ना कि होमोजीनियस होता है और आइसोट्रोपिक होता है। कुलम्स बोला कि होमोजीनियस होता है आइसोट्रोपिक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा बैकफिल आइडेंटिफाई प्लास्टिक मटेरियल, जो बैकफिल जो होता है ना वो प्लास्टिक मटेरियल होता है। याद कीजिए कि बैकफिल आइडेंटिफाई, जो बैकफिल जो होता है ना वो आइडेंटिफाई प्लास्टिक मटेरियल। फिर बैकफिल इज कोहेजन लेस। ओके, बैकफिल इज कोहेजन लेस होता है और फिर प्लास्टिक मटेरियल होता है। आप भी जान गए कि बैकफिल जो होता है ना कोहेजन लेस होता है, कुलम्स में कोहेजन लेस होता है, कुलम्स कोहेजन लेस होता है एंड प्लास्टिक हो जाता है। ओके, आगे कह रहा था वेल सरफेस रफ, हाँ वाल सरफेस रफ होता है। मैंने कुलम्स जो था ना उसका कुलम्स जो वैज्ञानिक था उसका वाल सरफेस रफ हो जाता है, ठीक है ना। स्लाइडिंग वेयर इन लेफ्ट एक्ट द रिजिड बॉडी कह रहा है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें साइक्लिक पाइल लोड है, फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट है, फिर प्रेशर मीटर टेस्ट है, और उसके बाद इधर आया है तो प्रेशर मीटर टेस्ट हो गया, फिर स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट है। तो ये सब का कह रहा है टेबल दिया गया था मिलाना था। तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट जो होता है ना वो आपका पी के कुछ है तीसरा, स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस। मैंने साइक्लिक पाइल लोड जो है स्किन फ्रिक्शन एंड साइक्लिक जो है साइकिल वाला स्किन फ्रिक्शन, जो साइकिल घूरता है चक्का तो स्किन से फ्रिक्शन था, स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस। फिर प्लेट 4 के क्यू के 1 मॉडुलस सब ग्रेड रिएक्शन। प्लेट बियरिंग टेस्ट जो होता है प्लेट बियरिंग टेस्ट मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन। प्लेट जो होता है मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन
आर के फोर प्रेशर मीटर टेस्ट, आर के फोर इलास्टिक कांस्टेंट होता है। प्रेशर मीटर टेस्ट इलास्टिक कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर मीटर जो टेस्ट होता है ना इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ओके। एस के टू स्टैंडर्ड पेंट्रेशन रिलेटिव डेंसिटी स्ट्रेंथ। हाँ, ये स्टैंडर्ड पेंट्रेशन पेंट्रेट कर रहा है तो रिलेटिव रहेगा तब ना पेंट्रेट करेगा। तो स्टैंडर्ड पेंट्रेशन तो रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। वहीं आपको दिखाते हैं पीछे प्लेट बियरिंग और लोड टेस्ट क्या होता है। प्लेट बियरिंग और लोड टेस्ट क्या होता है, ये जो होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को निकालता है। तो प्लेट आपसे पूछ सकता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कौन निकालता है, तो प्लेट बियरिंग और लोड टेस्ट ये निकालता है। ओके। प्रेशर मीटर क्या करता है, डिटरमाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन सिटू। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को देता है कौन, प्रेशर मीटर टेस्ट। प्रेशर मीटर जानते हैं ना, प्रेशर मीटर, तो प्रेशर मीटर टेस्ट होता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन देता है। ओके। आगे देखते हैं पेंट्रेशन टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। हाँ, इन सिटू प्रेशर जो मीटर जो होता है ना वो स्ट्रेस रिलेशन बताता है। स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी को निकालता है। स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट रिलेटिव डेंसिटी को बताता है। हाँ, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन है तो रिलेटिव डेंसिटी को बताता है। ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मैथड ऑफ द शेयर फेलुअर। जो शेयर फेलुअर है तो उसका मैथड बताया जा रहा है। तो दो को इसमें फेलुअर होते हैं, पहला स्लॉप फेलुअर, फिर होता है बेस फेलुअर। तो मोडिफाइड और फेलुअर, तो स्लॉप फेलुअर होता है, एक होता है बेस फेलुअर। तो उसमें कह रहा है ना कि फेस ऑफ द फेलुअर सरफेस थ्रो स्लोप एबव द टॉय। अगर एबव द टॉय कहेगा तो स्लोप फेलुअर हो जाएगा। अगर भाई बिलो द टॉय कहेगा तो उसको बेस फेलुअर कहेंगे। तो दो को फेलुअर था, स्लॉप फेलुअर है वो बेस फेलुअर। तो स्लॉप फेलुअर होगा ना, तो एबव द टॉय कहाँ, तो स्लॉप फेलुअर। स्लॉप फेलुअर क्या होता है, एबव द टॉय तो उसको स्लॉप फेलुअर कहते हैं, बिलो द टॉय तो उसको बेस फेलुअर बोलते हैं। बेस फेलुअर बिलो द टॉय तो उसको बेस फेलुअर बोलते हैं। ओके। अब करा बेस फेलुअर ऑफ द फिनाइट स्लोप अकर्स व्हेन द सॉइल, कहने का मतलब है कि बेस फेलुअर बोला है तो बेस तो बिलो द टॉय होगा। तो वही कह रहा है कि बिलो द रिलेटिव सॉफ्ट एंड वीक। बिलो द टॉय कहा ना, तो देखिए बिलो, बेस तो बिलो और स्लोप द अपर। ओके। आगे अंडर रिमेंड फाइल जनरली ब्रॉड पाइल। हाँ, तो कहने का मतलब अंडर रिमोट पाइल कौन होता है, अंडर रिमेंड पाइल। अंडर जो होता है ना वो अंडर रिमेंड पाइल क्या होता है, ब्रॉड पाइल्स होते हैं। अंडर रिमेंड पाइल जो अंडर ना होता है उसी को बात करें। अंडर रिमेंड पाइल क्या होता है, अंडर रिमेंड पाइल, अंडर रिमेंड पाइल होता है उसकी हम बात करें। अंडर रिमेंड पाइल ना ब्रॉड पाइल, अंडर रिमेंड पाइल होता है ब्रॉड पाइल। जो ब्रॉड होता है ना ब्रॉड, उसी को बोलते हैं अंडर रिमेंड पाइल। ओके। अंडर रिमेंड पाइल, अंडर रिमेंड पाइल तो ब्रॉड गेज वगैरह नहीं होता है, ब्रॉड गेज उसी तरह है। अंडर रिमेंड पाइल तो ब्रॉड पाइल। ओके। बीच ऑफ द फ्लोइंग एडमिक्सचर आर कॉल्ड वाटर रिड्यूस। हाँ, प्लास्टिसाइजर जो तो वाटर को रिड्यूस करता है, तो वाटर रिड्यूस पूछेगा तो याद कीजिए प्लास्टिसाइजर। ओके। प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो सबसे पहले वाला जो है ना डब्बा, उसमें है ना कि अस्लेटर काम कौन करता है, तो अस्लेटर काम करता है कैल्शियम क्लोराइड। ओके। फिर सॉल्युबल कार्बोनेट्स, फिर सिलिकेट्स, ये सारे जो हैं मतलब ऐसे ही काम करते हैं, अस्लेटर काम करते हैं। रिटार्डर का आपको जानते हैं, शुगर करता है रिटार्डर्स काम, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी करता है। ओके। द बबल्स कौन फॉर्म करता है, तो वुड रेजिन्स, एनिमल्स एंड वर्ट्स, फ्लैट्स एंड ऑयल एलिक्स, ये सब होते हैं जो करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, बबल्स फॉर्म करते हैं। आगे चलिए, प्लास्टिसाइजर आया जो वाटर को रिड्यूस करता है, इसमें लिग्नोसल्फोनेट होता है। इसका याद रखिए मतलब कि प्लास्टिसाइजर कौन होता है, लिग्नोसल्फोनेट होता है जो प्लास्टिसाइजर होता है। सुपर प्लास्टिसाइजर तो मोडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट हो जाता है, मोडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट हो जाता है। ओके। बीच ऑफ दिस मोल्टार ऑल्सो नोन एज द गेरुएटेड गेज मोल्टार, गेरुएडेड ग्रेडेड गेज मोल्टार। तो डायरेक्ट ग्रेडेड नहीं याद रखिए, डायरेक्ट गेज मोल्टार याद रखिए कि इसमें से कौन जो है जो गेज मोल्टार, तो लाइम सीमेंट मोल्टार को हम गेज मोल्टार कहते हैं। इसमें से कौन जो है जिसे हम गेज मोल्टार कहते हैं, लाइम सीमेंट मोल्टार को हम गेज मोल्टार कहते हैं। गेज मोल्टार जानते हैं ना, जानते हैं गेज मोल्टार, गेज मोल्टार जानते हैं। तो लाइम सीमेंट मोल्टार, जो लाइम होता है चुनना और सीमेंट जो होता है, लाइम सीमेंट मोल्टार को हम गेज मोल्टार कहते हैं। लाइम सीमेंट मोल्टार, जो लाइम सीमेंट मोल्टार होता है ना उसे हम गेज मोल्टार कहते हैं। लाइम सीमेंट मोल्टार, लाइम देखे हैं और सीमेंट देखे हैं ना, तो लाइम और सीमेंट दोनों को मिलाइए, लाइम को और सीमेंट को, लाइम सीमेंट मोल्टार को क्या बोलते हैं, गेज मोल्टार बोलते हैं। ओके। फ्रीली हाइड्रोलिक लाइम कंटेन्स 5 से 10% ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड स्लैग। फ्रीली हाइड्रोलिक लाइम, जो फ्रीली हाइड्रोलिक लाइम उसको बोल रहे हैं। फ्रीली हाइड्रोलिक लाइम में लाइम कितना होता है, फ्रीली हाइड्रोलिक लाइम में 5 से 10% होता है। सिलिका, एल्यूमिना एंड स्लैग फ्रीली लाइम में, फ्रीली में बोलेगा तो 5 से 10%, मॉडरेटली में बोलेगा तो 15 से 25%। 5 से 10% फ्रीली में, और मॉडरेटली में कितना होता है 15 से 25, मॉडरेटली में कितना होता है 15 से 25, मॉडरेटली में 15 से 25%। इमिथियली में कितना होता है 25 से 30%। इमिथियली में क्या होता है, इमिथियली में
25 से 30%। इमिथेली में इमिनेथेली हाइड्रोलिक लैम्प जो होता है, इमिनेथेली हाइड्रोलिक है ना, तो उसमें इमिथेली में 25 से 30% होता है। मॉडरेटली में 25 से लेकर 15 से 25%। मॉडरेटली हाइड्रोलिक, मॉडरेटली 15 से, मॉडरेटली में कितना होता है, मॉडरेटली में ना 15 से 25%, और उसमें क्या होता है 5 से 10%। और इमिथेली में 25 से 30%। इमिथेली में 25 से 30%। ओके, आगे देखिए कह रहा है इमिथेली हाइड्रोलिक लैम्प, बोल दिया ना, इमिथेली में 25 से 30%। ओके, आगे चलते हैं क्या है। हाँ, अब कह रहा है फ्लैक्सनेट इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स, दस टेस्ट अप्लीड टू साइज लेस देन 60, मतलब नोट अप्लीकेबल। कहने का मतलब है कि फ्लैक्नेस इंडेक्स और इलोंगेशन, फ्लैक्नेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स कौन सा ये जो टेस्ट है ना आपको नहीं अप्लीकेबल होता है 6.3 mm के लिए। फ्लैक्नेस और इलोंगेशन 6.3 mm से लिए कम के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। दिस टेस्ट नॉट अप्लीकेबल साइज लेस देन 6.3 mm। ओके, इससे कम के लिए नहीं होता है। कह रहा था फ्लैक्नेस इंडेक्स ऑफ इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट नॉट अप्लीकेबल तो 6.3 mm। ओके, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि मतलब ब्रिक को बता रहा है कि कौन ए क्लास ए का होता है और क्लास डबल ए का होता है। तो 7 से 14 तक होगा, जिसका मतलब थी ना क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक न्यूटन पर 7 से 14 न्यूटन पर, उसका क्लास ए होगा। और मोर देन 14 हो जाएगा और उसको क्लास ए हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्लास ए ब्रिक कौन होता है, क्लास ए कौन होता है, तो 7 से 14 क्लास ए, और 14 से ज़्यादा क्लास ए हो जाता है। ठीक है, रिकमेंडेड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑन अ क्लास ब्रिक, हाँ क्लास स्ट्रेंथ ए क्लास ब्रिक का तो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। ठीक है ना। अब बता रहा है टिम्बर के बारे में, कन्वर्जन के टाइम में कौन कौन सा डिफेक्ट होगा वो बता रहा है, फिर आगे उस तरह से कंटिन्यू बताएगा। तो कन्वर्जन के टाइम आंख बंद करके ध्यान लगाइए कौन कौन सा होता है आपको डिफेक्ट कन्वर्जन के टाइम ना। तो कन्वर्जन जब करते हैं तो पहले चिप मार्क हो जाएगा, बिल्कुल। डायगोनल ग्रेन भी हो जाएगा, जो साइड से लगता है वो भी हो जाएगा। टॉर्न ग्रेन, कोई भी सामान उस पर गिर जाता है वो भी हो जाएगा। वान, अगर साइड वान में जो ग्राउंडेड सा बन जाता है ना उसी को वान कहते हैं। तो रिपीट कीजिए कौन कौन होता है, चिप मार्क कन्फर्म, डायगोनल ग्रेन कन्फर्म, टॉर्न ग्रेन कन्फर्म, वान कन्फर्म। ओके, अब इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा। तो कौन कौन कीड़ा होता है, तो मरीन बोरर्स मरीन बोरर्स होता है, विठल्स होता है, टर्मिट्स हो जाता है। तो 3 वो कीड़ा होता है, मरीन बोरर्स, फिर होता है विठल्स, फिर होता है टर्मिट्स। विठल्स भी होता है, टर्मिट्स भी होता है, और मरीन बोरर्स तो होता ही है। ओके, 3 गो होता है। अब आगे देखते हैं फंगी। फंगी जो होता है ना, फंगी, उसमें फंगी में कौन कौन सा, फंगी में कौन कौन होता है, फंगी जो होता है उसमें कौन कौन होता है, फंगी में कौन कौन होता है, फंगी अटैक जो होता है ना उसकी वजह से क्या मतलब अथी होता है, में जनरेट होता है प्रॉब्लम फंगी से। फंगी लगेगा तो फंगी जितना रोट होगा ना फंगी से होता है, फंगी लगने से जितना रोट होता है सो होता है। पहले हुआ ब्लू रोट, फिर होता है हर्ट रोड, फिर होता है ड्राई रोड, फिर होता है वेट रोड, फिर होता है सेप स्ट्रेन। एक एक्स्ट्रा आता है रोड के छोड़कर स्ट्रेन। तो सेप स्ट्रेन बोलेगा ना तो वो भी डिफेक्टिव हो जाएगा। तो कैसे याद कीजिएगा, पहले ब्लू रोड खाली याद रखिए कि भाई जब हमको फंगी से बोला है ना, फंगी से, तो ब्लू रोड तो उसी को बोलते हैं ड्राई रोड, उसी को बोलते हैं हर्ट रोड, उसको ड्राई रोड हर्ट रोड बोलते हैं। फंगी से कौन कौन होता है, ब्लू रोड। पहले तो फंगी जो लगता है, फंगस नहीं लगता है, तो फंगी लगता है तो ब्लू रोड। ओके, तो पहले ब्लू रोड हो गया, पहले हो गया ब्लू रोड, सबसे पहले होता है ब्लू रोड, सबसे पहले क्या होता है ब्लू रोड, पहले क्या होता है ब्लू रोड, पहले क्या होता है ब्लू रोड। तो ब्लू रोड, उसके बाद हर्ट रोड हो जाता है, ब्लू रोड हर्ट रोड, फिर ड्राई रोड या तो वेट रोड या तो फिर सेप स्ट्रेन। ओके, फंगी से हो गया। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग की वजह से क्या क्या होता है, जब सुखाते हैं पेड़ को तो रख के पटरा नहीं सुखाते हैं पेड़वा को, तो टेढ़ा हो जाता है, उसको बो बोलते हैं। तो सीजनिंग के टाइम में बो आएगा, उसके बाद चेक भी आएगा। ओके, चेक भी आएगा, फिर कोलेप्सिबल भी आएगा, कोलेप्सिबल जो कोलेप्स कर जाता है, फिर चप आएगा, चप, उसके बाद ट्विस्ट आएगा, फिर स्प्लिट आएगा, फिर वार्प आएगा। तो इतना सारा जो होता है ना सीजनिंग के टाइम में, कौन कौन, बो, ओके, चेक, कोलैप्स, चप, ट्विस्ट कर जाएगा, मतलब सीजनिंग सुखाते वक्त टेढ़ा उड़ा हो जाएगा, फिर स्प्लिट कर जाएगा, फट जाएगा, फिर वार्प भी कर सकता है। ओके, अब बताइए यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस के कारण क्या क्या आता है। जो नेचुरल, जो पेड़ खड़े है उसी टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसको नेचुरल फोर्स बोलते हैं। तो नेचुरल फोर्स के टाइम क्या आता है, केनोट आएगा, ठीक है, वर्ब आएगा, रिंगल आएगा, रिंगल जो होता है उस तरह से आ जाएगा, ट्विस्टेड फाइबर, ओके, फिर आएगा कुछ बोलते हैं सॉरी सेकर आएगा, फिर ड्रॉक्सीनेस आ जाएगा। तो इतना सारा प्रॉब्लम आएगा नेचुरल फोर्स के कारण। तो देखिए नेचुरल फोर्स कौन कौन आता है, नोट्स आएगा, वर्ब आ जाता है, रिंगल आ जाता है, ट्विस्टेड फाइबर आ जाता है, सेकर आ जाता है, और ड्रॉक्सीनेस को नहीं पता है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जो था सो एक क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द टिम्बर विच नोट काउज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो चेक सीजनिंग से आता है, स्प्लिट भी आता है, वार्प भी आता है, लेकिन वार्प आए करता है सीजनिंग से, लेकिन नोट्स नहीं आता है, नेचुरल से आता है नोट्स। विच ऑफ द फ्लोइंग
वेल टाइप प्रिजर्वेशन विच यूज टू द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो क्यूरियोस्ट कहने का मतलब बीच ऑफ द फ्लोइंग वेल टाइप प्रिजर्वेशन विच यूज टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर। वेल टाइप का क्यूरियोस्ट जो होता है वेल टाइप का होता है क्यूरियोस्ट। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म द पीवीसी रिस्पेक्ट टू द पेंट। पीवीसी रिस्पेक्ट टू द पेंट क्या होता है? पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। पीवीसी जो होता है ना, पीवीसी जो होता है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीवीसी? पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन को पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी किसको बोलते हैं? पीवीसी, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीसी का होता है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। पीवीसी का पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। और वही पीवीसी पूछेगा आपसे प्राइमर्स एंड अंडर कोट्स। प्राइमर और जो अंडर कोट्स होता है उसका पीवीसी नंबर। एंड प्राइम कोट मेटल और फिर प्राइम कोट वुड। अगर प्राइम कोट मेटल पे बोलेगा तो, और प्राइम कोट वुड पे बोलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपको? पीवीसी नंबर। तो प्राइमर्स एंड अंडर कोट्स कहेगा तो कितना हो जाएगा? 30 से 50 हो जाएगा पीवीसी 30 से 50 हो जाएगा। अगर बोला जाएगा प्राइमर्स एंड अंडर कोट्स कहेगा तो, प्राइमर्स और अंडर कोट्स कहेगा तो 30 से 50 होगा। प्राइमर्स और अंडर कोट्स कहेगा तब पीवीसी कितना होता है? पीवीसी कितना होता है? प्राइमर्स और अंडर कोट्स रहेगा तो प्राइमर्स और अंडर कोट्स रहेगा तो प्राइमर्स और अंडर कोट्स रहेगा तो 30 से 50 हो जाएगा। प्राइम कोट ऑन मेटल, अगर प्राइम कोट अगर मेटल पे कहेगा तो 25 से 30 हो जाएगा, 25 से 40 होगा। प्राइम मेटल पे बोला है ना तो 25 तक जाएगा। मेटल का चिकना थोड़ा होता है तो प्राइम कोट ऑन मेटल तो 25 से 40 हो जाएगा। प्राइम कोट ऑन द वुड मैंने लकड़ी पर थोड़ा सा रुखरा होता है तो 35 से 40 हो जाएगा। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इसमें से कौन सही है? कुछ सुटेबल ऑप्शन द रबड़ बिटुमिन मैस्टिक से यूज टू बीच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस। किस पर्पस से मतलब यूज करते हैं रबड़ बिटुमिन का? तो वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं, फिर रिपेयर वाटर प्रूफिंग ना होता है उसमें करते हैं वाटर प्रूफिंग में, फिर रिपेयरिंग में करते हैं, फिर अडेशन में करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग जो होता है देखे होंगे वाटर प्रूफिंग उसमें करते हैं। वाटर प्रूफिंग होता है ना उसमें यूज करते हैं। आपको रबड़ वाला तो वाटर प्रूफिंग रबड़ लगा दें तो वाटर प्रूफिंग हो गया। फिर रिपेयरिंग में यूज करते हैं, फिर अडेशन में यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम डेंसिटी ऑफ द corrugated एंड सेमी corrugated upset cement sheet considered acceptable concentration purpose द इंडियन स्टैंडर्ड। तो 1.4 जहाँ भी अगर बाई डेंसिटी की बात करेगा एक्सेप्टेबल के लिए डेंसिटी के लिए तो 1.4 हो जाएगा। कितना होगा? 1.4 होगा डेंसिटी के लिए। ओके, देखिए और लो बियरिंग कैपेसिटी कहेगा तो 5 न्यूटन। लोड बियरिंग कैपेसिटी तो 5 न्यूटन पर एमएम। लोड बियरिंग 5 न्यूटन पर एमएम। डेंसिटी 1.4 ग्राम सीसी। 1.4 डेंसिटी के लिए 1.4 ग्राम सीसी। ओके, विच इक्विपमेंट यूज टू द लेवल और ग्राउंड एंड स्प्रेड लूज मटेरियल्स। कहने का मतलब किसका यूज करते हैं? मतलब इक्विपमेंट का यूज टू लेवल द ग्राउंड को लेवल करने में, स्प्रेड द लूज मटेरियल मैंने ग्राउंड जो है उसको लेवल करने में, जो भी ग्राउंड है उसको लेवल करने में और ग्राउंड को लेवल करने में और लूज मटेरियल को स्प्रेड करने में किसका यूज करते हैं? तो ग्रेडर का यूज करते हैं। आगे चलिए। द टाइम विथ विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विद द इंक्रीज टाइम इज नोन एज द नॉर्मल टाइम। जो मतलब कहने का मतलब बढ़ता घटता नहीं ना है। द टाइम विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस एंड इंक्रीज द टाइम इज नोन एज नॉर्मल टाइम। ओके, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग फाउंडेशन प्लेन सो इन द फिगर, जिसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग फाउंडेशन प्लेन सोन इन द फिगर, उसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई द फ्लोइंग फाउंडेशन प्लेन सोन इन द फिगर में जो शो कर रहा है उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। ओके, इसमें बोल रहा है कि एगो तो रेक्टेंगुलर फुटिंग होता है, एगो ट्रेपोजॉइडल होता है। कंबाइंड तो होते हैं लेकिन एगो रेक्टेंगुलर होता है, एगो ट्रेपोजॉइडल होता है। जो बताएं अभी से ट्रेपोजॉइडल है। अब देखिए एगो सेप फुटिंग होता है, सेप्ड फुटिंग, तो जो थोड़ा सा तिरछा होता है उसको स्लोप्ड फुटिंग बोलते हैं। ओके, रफ मैट फाउंडेशन बहुत सारा हो तो रफ मैट फाउंडेशन हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए ये जो थोड़ा सा कर रहा है ग्राउंडिंग क्रैक्स ज्वाइन से थोड़ा सा अलग है वो बता रहा है। आगे देखिए कि नोमेरिकल है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर द बिल्डिंग हैविंग टोटल कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोविजन 10% है एंड एरिया प्रोवाइडेड ऑफ वॉल वरंदा एंड प्लिंथ रेट इतना है। तो कहने का मतलब है द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग हैविंग टोटल कारपेट एरिया इतना है, 10% एक्स्ट्रा करना है, प्रोवाइडेड वॉल वरंदा द प्लिंथ एरिया रेट क्या है इतना दिया हुआ है 1000। तो इसमें क्या करेंगे उधर से एक्स्ट्रा का से और द रेट है उसको से गुना कर देंगे। तो देखिए वही किए यहाँ पे। अगर भाई तो कह रहा है ना कि टोटल कारपेट एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर है और 10% बढ़ाना है। तो 300 के और उसमें 10% बढ़ाना है तो 110 करके मतलब उसको गुना कर देंगे तो 1.10 करके गुना कर देंगे। जितना आएगा उसमें जितना रेट है उससे गुना कर देंगे तो 33 इतना आ जाएगा।
द अर्थ वर्क फॉर द रोड चेंजिंग द पॉइंट रिड्यूस द लेवल रिकॉर्ड्स देन द ग्राउंड कंसिडर्ड वर्टिकल ड्रॉप। कहने का मतलब है ना, अर्थ वर्क कर रहे हैं ऑफ रोड का, चेंज द पॉइंट रिड्यूस्ड लेवल आर रिड्यूस लेवल रिकॉर्डेड देन द ग्राउंड कंसिडर्स द वर्टिकल ड्रॉप ना, रोड ऊंचा होगा तो वर्टिकल ड्रॉप। ओके, अब कह रहा है इसमें ऑब्सलेंस। तो ऑब्सलेंस दो तरह का होता है, वो इंटरनली ऑब्सलेंस होता है, वो एक्सटर्नली ऑब्सलेंस होता है। ऑब्सलेंस पढ़े होंगे आप कि जैसे मैंने घर का डिजाइन वगैरह पुरान हो जाता है तो उसका कॉस्ट घट जाता है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है तो उसको हम ऑब्सोलेंस बोलते हैं, टाइम के साथ चेंज हो जाता है तो उसको ऑब्सोलेंस बोलते हैं। तो ऑब्सोलेंस अब जान लीजिए कि दो होता है, एगो इंटरनली ऑब्सोलेंस होता है, एगो एक्सटर्नली ऑब्सोलेंस होता है। इंटरनली में होता है ना कि बिल्डिंग में जो कमी हो रहा है उसको बोलते हैं, एक्सटर्नली जो बोल रहे हैं तो एक्सटर्नली जो घर के बाहर जो लोकेशन वगैरह से होता है वो बोलते हैं। तो इंटरनली में क्या होता है, पुअर इसेंट्रिक ओरिजिनल डिजाइन। हाँ, ओरिजिनल डिजाइन में हो गया पुअर। चेंज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप चेंज होगा, काइंड चेंज हो जाएगा। चेंज द यूटिलिटी डिमांड, जो यूज करना उसका डिमांड बढ़ जाएगा तो इंटरनली में आएगा। जैसे डिमांड बढ़ गया तो इंटरनली में डिमांड बढ़ेगा। फिर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसका काइंड कंस्ट्रक्शन का बढ़ जाएगा। काइंड टाइप, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का टाइप बढ़ जाएगा। इसेंट्रिक ओरिजिनल डिजाइन, ओरिजिनल डिजाइन में इसेंट्रिक आ जाएगा, मतलब कमी आ जाएगा। तो इंटरनली में सब आ गया। एक्सटर्नली में क्या होगा, एक्सटर्नली में पुअर ओरिजिनल लोकेशन, जो लोकेशन जो होता है वो मतलब खराब हो जाएगा, बढ़िया जगह पर नहीं रहेगा, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। तो चेंज इन द करेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब कहाँ जाए करेक्टर्स था ना वो अगर चेंज हो जाए तो। फिर ज्वाइनिंग लो माने जोनिंग लो, मतलब जोन जो था ना वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया कि इंटरनली और एक्सटर्नली। ओके, सो कंप्लीट। थैंक यू, मिलता है।